हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं अनीता। प्रणाम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे। 2-3 दिन से मेरे को टाइम नहीं मिला तो क्लास अपलोड करने का, तो उसके लिए सॉरी। आज हम पढ़ेंगे नई कहानी निर्मल वर्मा की, जिसका नाम है परिंदे। तो पहले हम थोड़ा सा निर्मल वर्मा के बारे में जान लेते हैं। निर्मल वर्मा का जन्म 1929 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2005 में हुई थी। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर और एक प्रतिष्ठित लेखक, पत्रकार व अनुवादक थे। कौन? निर्मल वर्मा। इन्हें भारतीय डायस्पोरा साहित्य में उनके योगदान के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से प्राग प्रवास के दौरान लिखे गए उनके उपन्यास। कब लिखा है ये? प्राग प्रवास के दौरान लिखा था इन्होंने। वे दिन के लिए इनको विशेष रूप से जाना जाता है। निर्मल वर्मा को उनकी कहानी परिंदे के लिए जाना जाता है, जो हमारे पाठ्यक्रम में और जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें अलगाव और अकेलेपन का चित्रण है। तो देखते हैं आगे इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। ये हैं प्रमुख रचनाएं। पहले उपन्यास है वे दिन 1964 में, और लाल टीन की छत, एक चित्र, सुर्ख। और फिर कहानी संग्रह है परिंदे, जिसका प्रकाशन वर्ष 1960 है। जलती जाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में 1968, कौवे और काला पानी 1983। परिंदे कहानी का प्रकाशन वर्ष 1957 है और परिंदे कहानी संग्रह का प्रकाशन 1960 है। ये ध्यान में रखना है। तो जाता वृतांत जो इनका प्रसिद्ध है वो है चिड़ों पर चांदनी 1962 में, जिसका प्रकाशन हुआ था। उनको कौन कौन से सम्मान मिले? कौवे और काला पानी कहानी संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और उनके पूर्ण योगदान के लिए प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार 2000 में सम्मानित किया था। तो इनको साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ दोनों पुरस्कार प्राप्त हुए थे। आगे देखते हैं। अब कहानी परिंदे का हम थोड़ा सा विश्लेषण देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम कहानी पढ़ना आरंभ करते हैं। इससे हमें फिर जल्दी कहानी समझ में आ जाती है। तो परिंदे, जिसका प्रकाशन वर्ष 1960 है, निर्मल वर्मा की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक कहानी है, जिसे हिंदी की पहली आधुनिक कहानी माना जाता है। इसमें मुख्य पात्र लतिका है, जो एक कॉन्वेंट स्कूल की हॉस्टल वार्डन है। इसका विषय क्या रहेगा? ये कहानी अलगाव, मैंने पहले बताया, और अकेलेपन, यादों और अतीत के बोझ के बारे में है। कहानी की सेटिंग, ये कहानी सर्दियों की शाम के माहौल में सेट है, जो पात्रों के आंतरिक खालीपन और उदासी को बढ़ाती है। इसमें सार क्या है? लतिका अपने मृत प्रेमी की यादों के साथ जी रही है। उसके साथ ही, उसका नाम क्या है जो मृत प्रेमी है? गिरीश। उसके साथ ही जिसे हर्बर्ट भी अपने अपने अकेलेपन से जूझ रहे हैं। कहानी में कोई नाटकीय मोड़ नहीं है, बल्कि ये पात्रों के मनोवैज्ञानिक संघर्ष पर केंद्रित है, जो आपको आगे कहानी पढ़ के पता चल जाएगा। इसका महत्व, ये कहानी स्पष्ट रूप से दिखाती है कि कैसे परिंदे की तरह ही इंसान भी यादों और अतीत के पिंजरे में कैद रहते हैं, जो ना तो पूरी तरह से पीछा छोड़ सकते हैं और ना ही आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमें आगे कहानी में पूरा हम जो ये बातें ध्यान में रखेंगे और कहानी पढ़ेंगे, हमें तुरंत कहानी समझ में आ जाएगी। शुरू करते हैं हम अपनी आज की कहानी। अब हमारी कहानी आरंभ होती है। अंधेरे गलियारे में चलते हुए लतिका ठिठक गई। दीवार का सहारा लेकर उसने लैंप की बत्ती बढ़ा दी। सीढ़ियों पर उसकी छाया एक बेडोल कटी फटी आकृति खींचने लगी। 7 नंबर कमरे में लड़कियों की बातचीत और हंसी ठहाकों का स्वर अभी तक आ रहा था। लतिका ने दरवाजा खटखटाया। शोर अचानक बंद हो गया। कौन है? लतिका चुप खड़ी रही। कमरे में कुछ देर तक गुसर-पुसर होती रही। फिर दरवाजे की चिटकने के खुलने का स्वर आया, मतलब आवाज आई। लतिका कमरे की देहरी से कुछ आगे बढ़ी। लैंप की चमकती लो में लड़कियों के चेहरे सिनेमा के पर्दे पर ठहरे हुए क्लोजअप की भांति उभरने लगे। कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है? ये लतिका ने कहा। लतिका के स्वर में हल्की सी झिड़की का आवाज था। लैंप में तेल ही खत्म हो गया मैडम।
ये सुधा का कमरा था। ध्यान रखना, ये कमरा किसका था? कमरा सुधा का था। इसलिए उसे ही उत्तर देना पड़ा। एक उत्तर किसने दिया था कि लैंप में तेल खत्म हो गया है, ये सुधा ने दिया था। इसलिए उसे ही उत्तर देना पड़ा। हॉस्टल में शायद वे सबसे अधिक लोकप्रिय थी। कौन? सुधा। क्योंकि सदा छुट्टी के समय या रात को डिनर के बाद आसपास के कमरों में रहने वाली लड़कियों का जमघट उसी के कमरे में लग जाता था। देर तक गपशप हंसी मजाक चलता रहता। तेल के लिए क्रीमुद्दीन से क्यों नहीं कहा? लतिका ने कहा। कितनी बार कहा मैडम, लेकिन उसे याद रहे तब तो। कमरे में हंसी की फुकार एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गई। लतिका के कमरे में आने से अनुशासन की जो घुटन गिर आई थी वह अचानक बह गई। क्रीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर था। ध्यान रखना, क्रीमुद्दीन कौन था? हॉस्टल का नौकर था। उसके आलस और काम में टाल मटोल करने के किस्से हॉस्टल की लड़कियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलाते थे। लतिका को हठात कुछ स्मरण हो आया। अचानक अंधेरे में लैंप घुमाते हुए चारों ओर निगाहें दौड़ाई। कमरे में चारों ओर घेरा बनाकर वह बैठी थी। पास पास एक दूसरे से सटक कर सबके चेहरे परिचित थे, किंतु लैंप के पीले मध्यम प्रकाश में मानो कुछ बदल गया था, जैसे वह उन्हें पहली बार देख रही थी। जूली, अब तक तुम इस ब्लॉक में क्या कर रही हो? जूली खिड़की के पास पलंग के सिरहाने बैठी थी। उसने चुपचाप आंखें नीचे कर ली। लैंप का प्रकाश चारों ओर से सिमट कर अब केवल उसके चेहरे पर गिर रहा था। नाइट रजिस्टर पर दस्तखत कर दिए। दस्तखत मीन्स सिग्नेचर। हाँ मैडम। फिर लतिका का स्वर कड़ा हो आया। जूली सुकचाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। जब से लतिका इस स्कूल में आई है, उसने अनुभव किया है कि होटल के इस नियम का पालन डांट फटकार के बावजूद नहीं होता। मैडम, कल से छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, इसलिए आज रात हम सबने मिलकर और सुधा पूरी तरह बात न कहकर हेमंती की ओर देखते हुए मुस्कुराने लगी। हेमंती के गाने का प्रोग्राम था। अब आप भी कुछ देर बैठिए ना। लतिका को उलझन मालूम हुई। इस समय यहाँ आकर उसने इनके मजे को किरकिरा कर दिया। इस छोटे से हिल स्टेशन पर रहते उसे खासा अरसा हो गया, लेकिन कब समय पतझड़ और गर्मियों का घेरा पार कर सर्दियों की छुट्टियों की गोद में सिमट जाता था, उसे कभी याद नहीं रहता। चोरों की तरह चुपचाप वह देहरी से बाहर हो गई। उसके चेहरे का तनाव ढीला पड़ गया। वह मुस्कुराने लगी। मेरे संग स्नोफॉल देखने कोई नहीं ठहरेगा? लतिका ने पूछा। मैडम, छुट्टियों में क्या आप घर नहीं जा रही? लड़की बोल रही हैं कि मैडम आप घर नहीं जा रहे। सब लड़कियों की आंखें उस पर जम गई। अभी कुछ पक्का नहीं है। आई लव द स्नोफॉल, लतिका ने कहा था। आगे लतिका को लगा कि यही बात उसने पिछले साल भी कही थी, और शायद पिछले से पिछले साल भी। ठीक है, उसे लगा मानो लड़कियां उसे संदेह की दृष्टि से देख रही हैं, मानो उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसका सिर चकराने लगा, मानो बादल का स्याह जुर्मुट किसी अनजाने कोने में उठकर उसे अपने में डुबो लेगा। वह थोड़ा सा हंसी, फिर धीरे से उसने सर को झटक दिया। जूली, तुमसे कुछ काम है। अपने ब्लॉक में जाने से पहले मुझे मिल लेना। वेल, गुड नाइट। लतिका ने अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। लतिका चली गई। गुड नाइट मैम, गुड नाइट, गुड नाइट। गलियारे की सीढ़ियां ना उतर कर लतिका रेलिंग के सहारे खड़ी हो गई। लैंप की बत्ती को नीचे घुमाकर कोनों में रख दिया। बाहर धुंध की नीली तहें बहुत घनी हो चली थी। लान पर लगे हुए चीड़ के पत्तों की सरसराहट, हवा के झोंकों के संग कभी तेज कभी धीमी होकर भीतर बह आती थी। हवा में सर्दी का हल्का सा आवाज पाकर लतिका के दिमाग में कल से शुरू होने वाली छुट्टियों का ध्यान भटक आया। उसने आंखें मूंद ली। उसे लगा कि जैसे उसकी टांगें बांस की लकड़ियों की तरह उसके शरीर से बंधी हैं, जिसकी गांठें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। सिर भी चकराहट अभी मिटी नहीं है, मगर अब जैसे वह भीतर ना होकर बाहर फैली हुई धुंध का हिस्सा बन गई थी। सीढ़ियों पर बातचीत का स्वर सुनकर लतिका जैसे सोते से जगी, शाल को कंधों पर समेटा और लैंप उठा लिया। डॉक्टर मुखर्जी मिस्टर ह्यूबर्ट के संग एक अंग्रेजी धुन गुनगुनाते हुए ऊपर आ रहे थे। सीढ़ियों पर अंधेरा था और ह्यूबर्ट को बार बार अपनी छड़ी से रास्ता टटोलना पड़ता था। लतिका ने 2-4 सीढ़ियां उतरकर लैंप को नीचे झुका दिया। गुड इवनिंग डॉक्टर, गुड इवनिंग मिस्टर ह्यूबर्ट। थैंक यू मिस लतिका। ह्यूबर्ट के स्वर में कृतज्ञता का भाव था।
सीढ़ियां चढ़ने से उसकी सांसें तेज हो रही थी और वह दीवार से लगे हुए हाँफ रहे थे। लैंप की रोशनी में उनके चेहरे का पीलापन कुछ तांबे के रंग जैसा हो गया था। जहां अकेली क्या कर रही हो मिस लतिका? डॉक्टर ने होंठों के भीतर से सीटी बजाई। चेकिंग करके लौट रही थी। आज इस वक्त ऊपर कैसे आना हुआ मिस्टर हुबर्ट? हुबर्ट ने मुस्कुराकर अपनी छड़ी डॉक्टर के कंधों से छुला दी। इनसे पूछो, यही मुझे जबरदस्ती घसीट लाए हैं। मिस लतिका, हम आपको निमंत्रण देने आ रहे थे। आज रात मेरे कमरे में एक छोटा सा कंसर्ट होगा जिसमें मिस्टर ह्यूबर्ट शोपा और चायकोव्स्की के कंपोजिशन बजाएंगे और फिर क्रीम कॉफ़ी पी जाएगी। उसके बाद अगर समय रहा तो पिछले साल हमने जो गुनाह किए हैं उन्हें हम सब मिलकर कॉन्फ्रेंस करेंगे। डॉक्टर मुखर्जी के चेहरे पर भारी मुस्कान खेल पड़ी। डॉक्टर, मुझे माफ़ करें, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। चलिए, ये ठीक रहा। फिर तो आप वैसे भी मेरे पास आती। डॉक्टर ने धीरे से लतिका के कंधों को पकड़कर अपने कमरे की तरफ मोड़ दिया। डॉक्टर मुखर्जी का कमरा ब्लॉक के दूसरे सिरे पर छत से जुड़ा हुआ था। वह आधे बर्मी थे। कौन? डॉक्टर जो थे वो आधे बर्मी थे, जिसके चिन्ह उनकी थोड़ी दबी हुई नाक और छोटी छोटी चंचल आंखों से स्पष्ट थे। ठीक है। बर्मा पर जापानियों का आक्रमण होने के बाद वह इस छोटे से पहाड़ी शहर में आ बसे थे। प्राइवेट प्रैक्टिस के अलावा वह कॉन्वेंट स्कूल में हाइजीन फिजियोलॉजी भी पढ़ाया करते थे। क्या करते थे? ध्यान रखना, फिजियोलॉजी भी पढ़ाया करते थे। और इसलिए उनको स्कूल के हॉस्टल में ही एक कमरा रहने के लिए दे दिया गया था। कुछ लोगों का कहना था कि बर्मा से आते हुए रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि डॉक्टर स्वयं कभी अपनी पत्नी की चर्चा नहीं करते। बातों के दौरान डॉक्टर अक्सर कहा करते हैं, मरने से पहले एक दफा बर्मा जरूर जाऊंगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कौन कहता है? डॉक्टर बर्मा। तब एक क्षण के लिए उनकी आंखों में एक नमी सी छा जाती, लेकिन लतिका चाहने पर भी उनसे कुछ पूछ नहीं पाती। उसे लगता कि डॉक्टर नहीं चाहते कि कोई अतीत के संबंध में उनसे कुछ भी पूछे या सहानुभूति दिखाए। दूसरे ही क्षण अपनी गंभीरता को दूर ठेलते हुए वह हंस पड़े, एक सूखी बुझी हुई हंसी। होम सिकनेस की एक बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। छत पर मेज कुर्सियां डाल दी गई और भीतर कमरे में परकोलेटर में कॉफी का पानी चढ़ा दिया। सुना है अगले 2-3 वर्षों में जहां पर बिजली का इंतजाम हो जाएगा। डॉक्टर ने सिपरेट लैंप जगाते हुए कहा, ये बात तो पिछले 10 सालों से सुनने में आ रही है। अंग्रेजों ने भी कोई लंबी चौड़ी स्कीम बनाई थी, पता नहीं उसका क्या हुआ। हॉबर्ट ने कहा। वह आराम कुर्सी पर लेटा हुआ बाहर लॉन की ओर देख रहा था। हॉबर्ट ने कहा था। लतिका कमरे से 2 मोमबत्तियां ले आई। मेज के दोनों सिरों पर टिकाकर उन्हें जला दिया गया। छत का अंधेरा मोमबत्ती की फीकी रोशनी के इर्द गिर्द सिमटने लगा। एक घनी नीरवता चारों ओर गिरने लगी। हवा में चीड़ों के वृक्षों की साएं दूर दूर तक फैली। पहाड़ियों और घाटियों में सीटियों की गूंज सी छोड़ती जा रही थी। इस बार शायद बर्फ जल्दी गिरेगी। अभी से हवा में एक सर्द खुशकी सी महसूस होने लगी है। डॉक्टर का श्रृंगार अंधेरे में लाल बिंदी सा चमक रहा था। पता नहीं मिस वुड को स्पेशल सर्विस का गोरख धंधा क्यों पसंद आता है। छुट्टियों में घर जाने से पहले क्या ये जरूरी है कि लड़कियां फादर एल्मंड का स्मरण सुने? ह्यूबर्ट ने कहा। डॉक्टर को फादर एल्मंड एक आंख नहीं झुकाते थे, मतलब वो उनको बिल्कुल भी नहीं देखना पसंद करते थे। लतिका कुर्सी पर आगे झुककर प्यालों में कॉफी उड़ेलने लगी। हर साल स्कूल बंद होने के दिन यही 2 प्रोग्राम होते हैं, चैपल में स्पेशल सर्विस और उसके बाद दिन में पिकनिक। ये ध्यान रखना, 2 जो प्रोग्राम होते थे, स्पेशल सर्विस और दिन में पिकनिक। लतिका को पहला साल याद आया जब डॉक्टर के संग पिकनिक के बाद वह क्लब गई थी। डॉक्टर बार में बैठे थे। बार रूम कुमाऊं रेजिमेंट के अफसरों से भरा हुआ था। कुछ देर तक बिलियर्ड का खेल देखने के बाद जब वह
वापस बार की ओर आ रहे थे, तब उसने दाईं ओर क्लब की लाइब्रेरी में देखा, मगर उसी समय डॉक्टर मुखर्जी पीछे आ गए थे। मिस लतिका, ये मेजर गिरीश नेगी है। वही गिरीश जो लतिका के प्रेमी थे। विलियर्ड रूम में आते हुए हंसी ठहाकों के बीच वे नाम दब सा गया था। वह किसी किताब के बीच में उंगली रखकर लाइब्रेरी की खिड़की से बाहर देख रहा था। हेलो डॉक्टर। मैं पीछे मुड़ा, तब उस क्षण न जाने क्यों लतिका का हाथ कांप गया और कॉफी की कुछ गर्म बूंदें उसकी साड़ी पर छलक आई। अंधेरे में किसी ने नहीं देखा कि लतिका के चेहरे पर एक उड़ींदा रीतापन गिर आया है। हवा के झोंकों से मोमबत्तियों की लो फड़कने लगी। छत से भी ऊंची काठ गोदाम जाने वाली सड़क पर यूपी रोडवेज की आखिरी बस डाक लेकर जा रही थी। बस की हेडलाइट्स में आसपास फैली हुई झाड़ियों की छाएं घर की दीवार पर सरकती हुई गायब होने लगी। मिस लतिका, आप इस साल भी छुट्टियों में यहीं रहेंगी? डॉक्टर ने पूछा कि आप इस साल भी छुट्टी में यहीं रहेंगी? डॉक्टर का सवाल हवा में टंगा रहा। उसी क्षण पियानो पर शोपां का नोक्टर्न हाबुट भी उंगलियों के नीचे से फिसलता हुआ धीरे धीरे छत के अंधेरे में घुलने लगा, मानो जल पर कोमल स्वप्निल उर्मियां भंवरों का जिल मिलाता जाल बुनती हुई दूर दूर किनारों तक फैलती जा रही हो। लतिका को लगा कि जैसे कहीं बहुत दूर बर्फ की चोटियों से परिंदों के झुंड नीचे अनजान देशों की ओर उड़े जा रहे थे। इस दिन अक्सर उसने अपने कमरे की खिड़की से उन्हें देखा था, धागे में बंधे चमकीले लटुओं की तरह वे एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी कतार में उड़े जाते हैं, पहाड़ों की सुनसान निरता से परे उस विचित्र शहरों की और जहां शायद वह कभी नहीं जाएंगी। लतिका आम चेयर पर ऊँघने लगी। डॉक्टर मुखर्जी का श्रृंगार अंधेरे में चुपचाप जल रहा था। डॉक्टर को आश्चर्य हुआ कि लतिका ना जाने क्या सोच रही है, और लतिका सोच रही थी क्या वह बूढ़ी होती जा रही है। उसके सामने स्कूल की प्रिंसिपल मिस वुड का चेहरा घूम गया, पोपला मुंह, आंखों के नीचे झूलती हुई मांस की थैलियां, जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाना, कर्कश आवाज में चीखना, सब उसे ओल्ड मेड कहकर पुकारते थे। किसको? प्रिंसिपल को। कुछ वर्षों बाद वह भी हूबहू जैसी ही बन जाएगी। लतिका के समूचे शरीर में जुरजुरी सी दौड़ गई, मानो अनजाने में उसने किसी गलीज वस्तु को छू लिया हो। उसे याद आया कुछ महीना पहले अचानक उसे हर्बर्ट का प्रेम पत्र मिला था। भावुक याचना से भरा हुआ पत्र, जिसमें उसने ना जाने क्या कुछ लिखा था, जो कभी उसकी समझ में नहीं आया। उसे ह्यूबर्ट की इस बचकाना हरकत पर हंसी आई थी, किंतु भीतर ही भीतर प्रसन्नता भी हुई थी। उसकी उम्र अभी बीती नहीं है, अब भी वह दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। ह्यूबर्ट का पत्र पढ़कर उसे क्रोध नहीं आया, आई थी केवल ममता। वह चाहती तो उसकी गलतफहमी को दूर करने में देर न लगती, किंतु कोई शक्ति उसे रोके रहती है। उसके कारण अपने पर विश्वास रहता है, अपने सूखा ब्रह्मांडों ह्यूबर्ट की गलतफहमी से जुड़ा है। ह्यूबर्ट ही क्यों, वह क्या किसी को चाह सकेगी उस अनुभूति की संग जो अब नहीं रही, जो छाया सी उस पर मंडराती रहती है, ना स्वयं मिटती है, ना उसे मुक्ति दे पाती है। उसे लगा जैसे बादलों का झुरमुट फिर उसके मस्तिष्क पर धीरे धीरे छाने लगा है। उसकी टांगें फिर निर्जीव शीतल सी हो गई। वह झटके से उठ खड़ी हुई। डॉक्टर, माफ करना, मुझे बहुत थकान सी लग रही है। बिना बाकी पूरा किए वह चली गई। कुछ देर तक टेरेस पर निस्तब्धता छाई रही। मोमबत्तियां बुझने लगी थी। डॉक्टर मुखर्जी ने सिगार का नया कश लिया। सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, बेवकूफ और सेंटिमेंटल। किसने कहा था? डॉक्टर मुखर्जी ने। ह्यूबर्ट की उंगलियों का दबाव पियानो पर ढीला पड़ता गया। अंतिम सुरों की झिझकी सी गूंज कुछ क्षणों तक हवा में तैरती रही। डॉक्टर, आपको मालूम है मिस लतिका का व्यवहार पिछले कुछ अरसे से अजीब सा लगता है। ह्यूबर्ट के स्वर में लापरवाही का भाव था। वह नहीं चाहता था कि डॉक्टर को लतिका के प्रति उसकी भावनाओं का आभास मात्र भी मिल सके।
जिस कोमल अनुभूति को वह इतने समय से समझौता आया था, डॉक्टर उसे हंसी के एक ठहाके में उपहासवद बना देगा। क्या तुम नीति में विश्वास करते हो ह्यूबर्ट? डॉक्टर ने पूछा। ह्यूबर्ट दम रोके प्रतीक्षा करता रहा। वह जानता था कि कोई भी बात कहने से पहले डॉक्टर को फिलासोफाइज करने की आदत थी। डॉक्टर टेरेस के जंगल से सटक कर खड़ा हो गया। फीकी सी चांदनी में चीड़ के पेड़ों की छाया लान पर गिर रही थी। कभी कभी कोई जुगनू अंधेरे में हरा प्रकाश छिड़कता हवा में गायब हो जाता था। मैं कभी कभी सोचता हूँ, इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिलता? ये ध्यान में रखना एक कथन। हजारों मील अपने मुल्क से दूर मैं यहाँ पड़ा हूँ। यहाँ कौन मुझे जानता है? यहीं शायद मर भी जाऊंगा। ह्यूबर्ट, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी की हैसियत से पराई जमीन पर मर जाना कितना खौफनाक बात है? ठीक है, ये ध्यान में रखना है मुखर्जी की बातें। ह्यूबर्ट बिस्मित सा डॉक्टर को देखने लगा। उसने पहली बार डॉक्टर मुखर्जी के इस पहलू को देखा था। अपने संबंध में वह अक्सर चुप रहते थे। कोई पीछे नहीं है। ये बात मुझ में एक अजीब किस्म की बेफिक्री पैदा कर देती है, लेकिन कुछ लोगों की मौत अंत तक पहेली बनी रहती है। शायद वह जिंदगी से बहुत उम्मीद लगाते थे। उसे ट्रेजिक भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आखिरी दम तक उन्हें मरने का एहसास नहीं होता। डॉक्टर, आप किसका जिक्र कर रहे हैं? ह्यूबर्ट ने परेशान होकर पूछा। डॉक्टर कुछ देर तक चुपचाप सिगार पीता रहा, फिर मुड़कर वह मोमबत्तियों की बुझती हुई लौ को देखने लगा। तुम्हें मालूम है, किसी समय लतिका बिला नागा क्लब जाया करती थी। गिरीश नेगी से उसका परिचय वहीं हुआ था। कश्मीर जाने से एक रात पहले उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं अब तक लतिका से उस मुलाकात के बारे में कुछ नहीं कह सका हूँ, किंतु उस रात कौन जानता था कि वह वापस नहीं लौटेगा? कौन? गिरीश। और अब क्या फर्क पड़ता है? लेट द डेड डाई। डॉक्टर की सूखी सर्द हंसी में खोखली सी शून्यता भरी थी। कौन? गिरीश नेगी कुमायूं रेजिमेंट में कैप्टन था। ठीक है, गिरीश नेगी कौन? कुमायूं रेजिमेंट में कैप्टन था। डॉक्टर, क्या लतिका? हर्बर्ट से आगे कुछ नहीं कहा गया। उसे याद आया वह पत्र जो उसने लतिका को भेजा था। कितना अर्थहीन और उपहासवद, जैसे उसका एक एक शब्द उसके दिल को कुचोट रहा हो। उसने धीरे से पियानो पर सिर टिका लिया। लतिका ने उसे क्यों नहीं बताया? क्या वह इसके योग्य नहीं था? लतिका, वह तो बच्ची है। पागल मरने वाले के संग खुद थोड़ा ही मरा जाता है। कुछ देर चुप रहकर डॉक्टर ने अपने प्रश्न को फिर दोहराया। लेकिन ह्यूबर्ट, क्या तुम नीति पर विश्वास करते हो? हवा के हल्के झोंके से मोमबत्तियां एक बार प्रज्वलित होकर बुझ गईं। टेरेस पर ह्यूबर्ट और डॉक्टर अंधेरे में एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे थे, फिर भी वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे। कॉन्वेंट स्कूल से कुछ दूर मैदानों में बहते पहाड़ी नाले का स्वर आ रहा था। अब बहुत देर बाद कुमायूं रेजिमेंट सेंटर का बिगुल सुनाई दिया तो ह्यूबर्ट हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। अच्छा, चलता हूँ डॉक्टर, गुड नाइट। गुड नाइट ह्यूबर्ट, मुझे माफ करना, मैं सिगार खत्म करके उठूंगा। सुबह बदली छाई थी। लतिका ने खिड़की खोलते ही धुंध का गुब्बारा सा भीतर लतिका के खिड़की खोलते ही धुंध का गुब्बारा सा भीतर घुस आया, जैसे रात भर दीवार के सहारे सर्दी में ठिठुरता हुआ वह भीतर आने की प्रतीक्षा कर रहा हो। स्कूल से ऊपर चैपल जाने वाली सड़क बादलों में छिप गई थी। केवल चैपल का क्रॉस धुंध के पर्दे पर एक दूसरे को काटती हुई पेंसिल की रेखों सा दिखाई दे जाता था। लतिका ने खिड़की से आंखें हटाई तो देखा कि करीमुद्दीन चाय की ट्रे लिए खड़ा है। करीमुद्दीन मिलिट्री में अर्दली रह चुका था, इसलिए ट्रे मेज पर रखकर अटेंशन की मुद्रा में खड़ा हो गया। लतिका झटके से ऊपर उठ बैठी। सुबह से आलस करके कितनी बार जाकर वह सो चुकी है। अपनी हिसियात मिटाने के लिए लतिका ने कहा, बड़ी सर्दी है आज, बिस्तर छोड़ने को जी नहीं चाहता। अजी मैम साहब, करीमुद्दीन कह रहे, अभी क्या सर्दी आई है, बड़े दिनों में देखना कैसे दांत कटकटाते हैं। और करीमुद्दीन अपने हाथ को बगलों में डाले हुए इस तरह सिकुड़ गया जैसे उन दिनों की कल्पना मात्र से उसे जाड़ा लगना शुरू हो गया। गंजे सिर पर दोनों तरफ के उसके बाल हिजाब लगाने से कतई रंग के बुरे हो गए थे। बात चाहे किसी विषय पर हो रही हो, वह हमेशा हीस तानकर उसे ऐसे क्षेत्र में घसीट लाता था जहां वह बेझिझक अपने विचारों को
व्यक्त कर सके। एक दफ़ा तो लगातार जहाँ इतनी बर्फ़ गिरी थी कि मुवाली से लेकर डाक बंगले तक सारी सड़कें जाम हो गई। इतनी बर्फ़ थी मेम साहिब की पेड़ों की टहनियाँ तक सिकुड़ कर तनों से लिपट गई थी, बिल्कुल ऐसे। और कलीमुद्दीन नीचे झुक कर मुर्गा सा बन गया। कब की बात है? लतिका ने पूछा। अब जे तो जोड़ हिसाब करके ही पता चलेगा मेम साहब, लेकिन इतना याद है कि उस वक्त अंग्रेज बहादुर यहीं थे। कंटोनमेंट की इमारत पर कौमी झंडा नहीं लगा था। बड़े जबर थे ये अंग्रेज, दोनों घंटों में ही सारी सड़कें साफ करवा दी। उन दिनों एक सीटी बजाते ही 50 घोड़े वाले जमा हो जाते थे। अब तो सारे शेड खाली पड़े हैं। वह लोग अपनी हिदमत भी करवाना जानते थे। अब तो सब उजाड़ हो जा गया है। करीमुद्दीन उदास भाव से बाहर देखने लगा। आज ये पहली बार नहीं है जब लतिका करीमुद्दीन से उन दिनों की बातें सुन रही हैं जब अंग्रेज बहादुर ने इस स्थान को स्वर्ग बना रखा है। आप छुट्टियों में इस साल भी यहीं रहेंगी मेम साहब? दिखता तो कुछ ऐसा ही है करीमुद्दीन। तुम्हें फिर तंग होना पड़ेगा। क्या कहती है मेम साहब? आपने रहने से हमारा भी मन लगा रहता है, वरना छुट्टियों में तो जहाँ कुत्ते लौटते। तुम जगह मिस्त्री से कह देना कि इस कमरे की छत की मरम्मत कर जाएं। पिछले साल बर्फ का पानी दरारों में टपकता रहता था। लतिका को याद आया कि पिछली सर्दियों में जब बर्फ गिरती थी तो उसे पानी से बचने के लिए रात भर कमरे के कोने में सिमट कर सोना पड़ता था। करीमुद्दीन चाय की ट्रे उठाता हुआ बोला, ह्यूबर्ट साहब तो शायद कल ही चले जाएं। कल रात उनकी तबीयत फिर खराब हो गई। आधी रात के वक्त मुझे जगाने आए थे। कहते थे छाती में तकलीफ है। उन्हें ये मुस्कुरास नहीं आता। कह रहे थे लड़कियों की बस में वह भी कल ही चले जाएंगे। करीमुद्दीन दरवाज़ा बंद करके चला गया। लतिका की इच्छा हुई कि वह ह्यूबर्ट के कमरे में जाकर उनकी तबीयत की पूछताछ कर आए, किंतु फिर न जाने क्यों स्लीपर पैरों में टंग रहे और वह खिड़कियों के बाहर बादलों को उड़ता हुआ देखती रही। ह्यूबर्ट का चेहरा जब उसे देखकर सहमा सा दयनीय हो जाता है, तब लगता है कि वह अपनी मूक निरी जांचना में उसे कोस रहा है। ना वह उसकी गलतफहमी को दूर करने का प्रयत्न कर पाती है, ना उसे अपनी विवशता की सफाई देने का साहस होता है। उसे लगता कि इस जाले से बाहर निकालने के लिए वह धागे के जिस सिरे को पकड़ती है वह खुद एक गांठ बनकर रह जाता है। बाहर बूंदाबांदी होने लगी थी। कमरे की टिन की छत खटखट बोलने लगी। लतिका पलंग से उठ खड़ी हुई, बिस्तर को तहा कर बिछाया, फिर पैरों में स्लीपर को घसीटते हुए वह बड़े आईने तक आई और उसके सामने स्टूल पर बैठकर बालों को खोलने लगी, किंतु कुछ देर तक कंघी बालों में ही उलझी रही और वह गुमसुम हो शीशे में अपना चेहरा ताकती रही। करीमुद्दीन को ये कहना याद ही नहीं रहा कि धीरे धीरे आग जलाने की लकड़ियाँ जमा कर लें। इन दिनों सस्ते दामों पर सूखी लकड़ियाँ मिल जाती हैं। पिछले साल तो कमरा धुएं से भर जाता था, जिसके कारण कंपकपाते जाड़े में भी उसे खिड़कियाँ खोल कर ही सोना पड़ता था। आईने में लतिका ने अपना चेहरा देखा। वह मुस्कुरा रही थी। पिछले साल अपने कमरे की सीलन और ठंड से बचने के लिए कभी कभी वह मिस वुड के खाली कमरे में चोरी चुपके सोने चली जाया करती थी। मिस वुड का कमरा बिना आग के भी गर्म रहता था। उनके गदीले सोफे पर लेटते ही आंख लग जाती थी। कमरा छुट्टियों में खाली पड़ा रहता है, किंतु मिस वुड से इतना नहीं होता कि 2 महीने के लिए उसके हवाले कर जाएं। हर साल कमरे में ताला ठोक जाती है। वह तो पिछले साल गुस्लखाने में भीतर की सांकल देना भूल गई थी, जिसे लतिका चोर दरवाजे के रूप में इस्तेमाल करती थी। पहले साल अकेले में उसे बड़ा डर सा लगता था। छुट्टियों के सारे स्कूल और हॉस्टल के कमरे साएं साएं करने लगते थे। डर के मारे उसे जब कभी नींद नहीं आती थी, तब वह करीमुद्दीन को रात में देर तक बातों में उलझाए रखती। बातों में खोई सी बहस हो जाती। तब करीमुद्दीन चुपचाप लैंप बुझाकर चला जाता। कभी कभी बीमारी का बहाना करके वह डॉक्टर को बुलवा भेजती थी। बाद में बहुत जिद करके दूसरे कमरे में उनका बिस्तर लगवा देती। लतिका के कंधे से बालों का गुच्छा निकाला और उसे बाहर फेंकने के लिए वह खिड़की के पास आ खड़ी हुई। बाहर छत की ढलान से बारिश के जल की मोटी सी धार बराबर लान पर गिर रही थी। मेघाच्छन्न आकाश में सरकते हुए बादलों के पीछे पहाड़ियों के झुंड कभी उभर आते थे, कभी छिप जाते थे। मानो चलती हुई ट्रेन से उसे
कोई उन्हें देख रहा हो। लतिका ने खिड़की से सिर बाहर निकाल दिया। हवा के झोंके से उसकी आंखें झिप गई। उसे जितने काम याद आते थे उतना ही आलस घना होता जाता है। बस की सीटें रिजर्व करवाने के लिए 84 को रुपए देने हैं तो सामान हॉस्टल की लड़कियां पीछे छोड़े जा रही थी। उन्हें गोदाम में रखवाना होगा। कभी कभी तो छोटी क्लास की लड़कियों के साथ पैकिंग करवाने के काम में भी उसे हाथ बंटवाना पड़ता था। वह इन कामों में उबती नहीं, धीरे धीरे सब निपटते जाते हैं। कोई गलती इधर उधर रह जाती है तो बाद में सुधर जाती है। हर काम में किचकिच रहती है, परेशानी और दिक्कत होती है, किंतु देर सवेर इससे छुटकारा मिल ही जाता है। किंतु जब लड़कियों की आखिरी बस चली जाती है तब मन उचाट सा हो जाता है। खाली कॉरिडोर में घूमती हुई वह कभी इस कमरे में जाती है, कभी उसमें। वह नहीं जान पाती कि अपने से क्या करें। दिल कभी भी नहीं टिक पाता, हमेशा भटकता भटकता सा रहता है। इन सब के बावजूद जब कोई सहज भाव में पूछ बैठता है, मिस लतिका, छुट्टियों में आप घर नहीं जा रही, तब वह क्या कहे? डिंग डांग डिंग। स्पेशल सर्विस के लिए स्कूल चैपल के घंटे बजने लगते थे। लतिका ने अपना सिर खिड़की के भीतर कर लिया। उसने झटपट साड़ी उतारी और पेटीकोट में ही कंधे पर तौलिया डाले गुस्लखाने में घुस गई। लेफ्ट राइट। कंटोनमेंट जाने वाली पक्की सड़क पर 4-4 की पंक्ति में कुमाऊं रेजिमेंट के सिपाही की एक टुकड़ी मार्च कर रही थी। फौजी बूटों की बारी खुरदरी आवाजें स्कूल चैपल की दीवारों से टकराकर भीतर प्रेयर हॉल में गूंज रही थी। ब्लेस्ड और द मीक। फादर एल्मंड एक एक शब्द चबाते हुए खंखारते स्वर में सरमन ऑफ द माउंट पढ़ रहे थे। ईसा मसीह की मूर्ति के नीचे कैंडलवेरियल के दोनों ओर मोमबत्तियां जल रही थी, जिनका प्रकाश आगे बेंचों पर बैठती हुई लड़कियों पर पड़ रहा था। पिछली लाइन की बेंचें अंधेरे में डूबी हुई थी। जब लड़कियां प्रार्थना की मुद्रा में बैठी हुई सिर झुकाए एक दूसरे से गुसर-फुसर कर रही थी। मिस वुड स्कूल सीजन के सफलतापूर्वक समाप्त हो जाने पर विद्यार्थियों और स्टाफ सदस्यों को विदाई का भाषण दे चुकी थी और अब फादर के पीछे बैठी हुई अपने में ही कुछ बुड़बुड़ा रही थी, मानो धीरे धीरे फादर को प्रमोट कर रही हो। तो आज हम जहाँ तक ही रखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी कहानी है, तो इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। मैंने कुछ थोड़ी ज़्यादा स्पीड रख ली थी आज, क्योंकि कहानी बहुत बड़ी थी। तो फिर कहानी देख के इतनी बड़ी है तो ऐसे बोरिंग सा फील होता है, इसलिए मैंने आज जहाँ तक कि इसको कहानी को रखा है। तो क्लास को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मनीता अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद सबका।